वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंदू एजुकेशन में, जहां पे हम कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो अब तक के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। ए गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। बी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। सी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। डी बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसमें पूछा है उसने उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो हम देखते हैं कि मैप में ये जो है उत्तर दिशा का सिंबल होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के मैप में सबसे ऊपर आता है गंगानगर, उसके बाद है बीकानेर, उसके बाद है जैसलमेर और उसके बाद है बाड़मेर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो हमें बताना है कि राजस्थान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ए 5। कौन कौन से हो जाएंगे 5 देखते हैं। सबसे ऊपर है पंजाब, उसके बाद है हरियाणा, फिर आता है यूपी, और फिर आता है अपना एमपी, और फिर आएगा इसमें गुजरात। इस प्रकार से 5 राज्य जो है राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है 5। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल। तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी हिमाचल प्रदेश। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो ये गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है? ए 56, बी ऊपरमाल, सी कांठल, डी टिब्बा। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच जो पठारी प्रदेश है उसको कहा जाता है ऊपरमाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। राजस्थान में भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठार को ऊपरमाल कहा जाता है। यह राजस्थान के 5 जिलों भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ तक फैला हुआ है। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 9.6% भाग शामिल है। ऊपरमाल का पठार राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ नामक जगह से लेकर भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया नामक स्थान तक फैला है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, मालानी पहाड़ी खालिस्तान में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए पाली और बाड़मेर, बी जालौर से पाली, सी जालौर और बाड़मेर, डी पाली जोधपुर। तो वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी जालौर और बाड़मेर। मलानी पहाड़ी जालौर और बाड़मेर में स्थित है वे। इसकी व्याख्या देखते हैं। मालानी पहाड़ी जालौर बाड़मेर में स्थित है। यह लूणी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग है। यह क्षेत्र देश के सबसे बड़े तेल और कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। बाड़मेर की स्थापना बहाड़ राव ने 1552 में की थी। उन्हीं के नाम पर बाड़मेर पड़ा, यानी बाढ़ का
पहाड़ी किला। अगला प्रश्न है, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? आपके ऑप्शंस है ए बनस्थली टोंक, बी लक्ष्मणगढ़ सीकर, सी खींचन जोधपुर, डी पिलानी झुंझुनू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी खींचन जोधपुर। खींचन नामक स्थान जो है वो जोधपुर में है। इसकी व्याख्या देखेंगे। छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के खींचन जोधपुर क्षेत्र को चुना। छगनबेन 1961 में 31 वर्ष की आयु में राज्य की पहली महिला सरपंच निर्वाचित हुई थी। वह लगातार 13 वर्षों तक खींचन ग्राम पंचायत की सरपंच रही है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। हमें इनको पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये होता है पूर्व से पश्चिम की ओर डायरेक्शन। ये जो सिंबल है वो दिखाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि ये राजस्थान का एक नक्शा है और इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले जो है इधर बूंदी हो जाएगा और फिर अजमेर, फिर पाली हो जाएगा और फिर बाड़मेर। इस प्रकार से हमारा इसमें ए ऑप्शन एकदम सही और स्टिक बैठता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? ए लसाडिया, बी गोगुंदा, सी बोराट, डी उड़िया। तो कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? ए लसाडिया, बी गोगुंदा, सी बोराट, डी उड़िया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी बोराट। तो कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच जो पठार है उसे बोराट कहा जाता है और इसका दूसरा नाम इसे मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच विस्तृत पठार को बोराट पठार के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित इस पठार को मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? तो अभी अभी हम पढ़ के आए ही हैं कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठार स्थित है उसे ही कुंभलगढ़ और उसे ही बोराट का पठार कहा गया। ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, तो इसका ए बी ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। तो ये प्रश्न जो है आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा जा चुका है, यानी ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांशों एवं 69 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है। तो इसका अभी हम पढ़ के आए हैं, तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहाँ पे यह बहुत बारी कंफ्यूज करता है, पूर्वी है या पश्चिमी है, तो यह ध्यान रखें कि ये पूर्वी रहेगा हमेशा ही। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से संबंधित पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप दर्शाता है? एक तरफ है अक्षांशीय विस्तार और दूसरी तरफ है देशांतरीय विस्तार। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये चारों हमारे सामने हैं। तो देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन है वो है सी। सी में एक तरफ जो अक्षांशीय विस्तार दिया गया है वो एकदम सही है, दूसरी तरफ देशांतरीय विस्तार दिया गया है 69 डिग्री 31 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान का पश्चिमतम देशांतर क्या है? आपके ऑप्शन है 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी, बी 69 डिग्री 3 मिनट पश्चिमी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी। तो आप देख सकते हैं कि इसका सही जवाब जो है वो डी माना गया है। डी ही इसका सही आंसर होगा। पुस्तकालय लाइब्रेरियन भर्ती 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका मतलब ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। आज का हमारा राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी, डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसने अक्षांश पूछा है इसलिए उत्तरी अक्षांश हम इसे बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। जैसलमेर, नागौर और टोंक 3 जिले यहाँ पे दिए गए हैं और हमें उन्हें जैसलमेर के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार उन्हें अवरोही क्रम में सेट करना है। तो ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे अलग अलग इस हिसाब से। तो क्षेत्रफल में देखा जाए तो जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा है और जैसलमेर के बाद नागौर होता है सबसे बड़ा और उसके बाद टोंक भी जो है वो बड़ा है। इन दोनों से छोटा है लेकिन ये बड़ा भी है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। 1 2 3। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? आपके ऑप्शन है बुराट का पठार, बी मेसा का पठार, सी उड़िया का पठार, डी दक्कन का पठार। तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उड़िया का पठार। ये पठार है जो माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है वो है 1722 मीटर। ठीक है, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और कर्नल टोड ने इसे क्या कहा है? इसे संतों का शिखर कहा है भाई। क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। चलिए हमने जान लिया है इसके बारे में। अगला प्रश्न लेते हैं अपने। चलिए इससे पहले गुरु शिखर के संबंधित कुछ और भी फैक्ट जान लेते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है जो कि माउंट आबू पर्वत से 8 किलोमीटर दूर राज्य की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के नीचे स्थित है। माउंट आबू पर्वत एवं गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वत श्रेणी में राज्य के सिरोही जिले में अवस्थित है। उड़िया पठार की औसत ऊंचाई 1360 मीटर है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि उड़िया पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 1360 मीटर। इम्पोर्टेंट है ये। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से
राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि जो मरुस्थलीय इलाका है वह जब धीरे धीरे बढ़ता है आगे तो उसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। मान लीजिए पहले लोग यहाँ पे खेती करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे रेत ही रेत हो गई और अब यहाँ पे खेती करना संभव नहीं है, तो एक प्रकार से यह मरुस्थलीकरण का प्रभाव माना जा सकता है जी। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, नमी की कमी, अति पशुचारण, सी नगरीकरण, डी शुष्क कृषि। तो मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, इसने पूछा नहीं है, तो नमी की कमी होगी तो मरुस्थलीकरण का ये कारण बनेगा भाई। नमी की कमी है तो जो है बारिश नहीं होगी और वहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी, तो वह अपने आप क्या है, वहाँ पे मरुस्थल का प्रभाव बढ़ेगा। तो ये तो कारण है और इसने पूछा है नहीं है। दूसरा अति पशुचारण। अति पशुचारण होता है मान लीजिए किसी स्थान पर, तो ये भी एक क्या है, मरुस्थलीकरण का प्रमुख है कारण माना जाता है। तो अति पशुचारण से भी मरुस्थलीकरण का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब होता है शहरों का विस्तार। शहरों का विस्तार ये एक मरुस्थलीकरण का कारण है भाई, प्रमुख कारण है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। तीसरा है शुष्क कृषि। तो कृषि जब की जा रही है तो वह मरुस्थलीकरण का प्रभाव नहीं बन सकती, इसलिए इसने पूछा है नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है डी शुष्क कृषि। अब इसके कौन कौन से कारण होते हैं वो आइए हम इसकी व्याख्या में जानते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण शुष्क कृषि पद्धति नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन कौन सा है वो हम देख सकते हैं। कौन से? अतिचारण या पशुचारण। दूसरा नगरीकरण, मैंने जैसे बताया था, नमी की कमी के कारण भी मरुस्थल का प्रभाव बढ़ता है। चौथा है जल अपर्दन, पांचवा है वायु अपर्दन और छठा है वन उन्मूलन अर्थात पेड़ों का वनों को काटना। वनोन्मूलन का मतलब होता है पेड़ों को काटना। जब पेड़ों को काटा जाएगा ज़्यादा संख्या में तो उसे वनोन्मूलन कहा जाएगा। राजस्थान का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्र का 62.90% हिस्सा है भाई। चलिए ये व्याख्या हमने यहाँ पे देखी, तो आइए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो गिरवा पहाड़ियाँ जो है वो है उदयपुर में। गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं। चलिए इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या देखते हैं। गिरवा पहाड़ियाँ राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। आसपास की पहाड़ियों का आकार अर्धचंद्राकार या तस्तरी की तरह है, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जाना जाता है, अतः उदयपुर विकल्प सही है। अगला प्रश्न है जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है अभी। आपके ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर। देखिए ये राजस्थान का नक्शा है, यहाँ पे जो है जैसलमेर है और यहाँ पे ये मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ पे है गंगानगर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी गंगानगर। कैसे? गंगानगर में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है भाई, और गर्म लू भी चलता है गर्मी के मौसम में। जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है और तेज़ धूल भरी आंधियाँ चलती है। इसके अलावा बीकान जो जैसलमेर है वहाँ पे क्या होता है, रेतीला इलाका है पूरा ये, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक आंधियाँ नहीं चलती है भाई। ये कंफ्यूज हो सकते हो आप, यहाँ पे ध्यान रखना गंगानगर में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है? खनिजों की उपलब्धता द्वारा, बी संस्कृति पद्धतियों द्वारा, सी स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा,
या डी किसी पद्धतियों द्वारा। तो राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप जो निर्धारित होता है वो होता है स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आज का हम ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास, छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।